चलिए बात कर लेते हैं आज मैथमेटिक्स के पेपर की जो आज हुआ था 12th क्लास के लिए। तो मेरे पास ये 65 सेकंड सेट है, तो मैं आपको इसके सोल्यूशन के बारे में बताता हूँ एक एक करके। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको ए और बी के बाइनरी ऑपरेशन का क्वेश्चन दिया हुआ था, आपने पढ़ा होगा ये वाला क्वेश्चन। तो इस प्रकार का क्वेश्चन ये इस प्रकार होना था कि ए और बी जो दिया था लार्जर ऑफ द टू, और ए और बी का ऑपरेशन दिया हुआ था 5 और 10, इनमें से लार्जर क्या है 10, तो 3 प्लस कर दिया तो 13। पहले का आंसर ये था। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, तो आपको मैग्नीट्यूड गिवन था, ए और बी का इक्वल था, उसके बाद आपको कह रहा था एंगल 60 है और प्रोडक्ट भी 9/2 है। इस क्वेश्चन बात करें तो मैग्नीट्यूड इक्वल गिवन था, प्रोडक्ट गिवन था, एंगल भी आपको गिवन था π/3, तो आप cos थीटा का फॉर्मूला लगाओगे तो आपकी वैल्यू जो आएगी ए मैग्नीट्यूड की वो 3 आएगी। ए मैग्नीट्यूड और बी मैग्नीट्यूड दोनों की वैल्यू 3 आएगी। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। ए आपको गिवन था मैट्रिक्स और स्क्यू मैट्रिक्स था, स्क्यू सिमेट्रिक था, और आपसे ए और बी की वैल्यू पूछ रहा था इस क्वेश्चन के अंदर। तो इस क्वेश्चन में देखिए आपको ए गिवन था, ए का ट्रांसपोज निकाल लिया, ए का ट्रांसपोज निकाल लिया, क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक था तो ए का ट्रांसपोज इक्वल टू होगा -a। दोनों साइड हमने इसको इक्वल में रख दिया, दोनों साइड हमने इसको इक्वल में रख दिया, दोनों साइड कंपैरिजन कर लिया, तो आपको पास ए और बी की वैल्यू ये आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके बाद देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में tan इनवर्स √3 है और cot इनवर्स -√3 है, इसकी वैल्यू पूछ रहा था आपसे क्या होगी। तो tan इनवर्स को चेंज कर लिया tan में, cot इनवर्स को चेंज कर लिया पाई और cos में, उसके बाद इसको और फर्स्ट और सेकंड ब्रैकेट को सॉल्व करने पर आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी -π/2। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको गिवन था कि एक क्वेश्चन में आपको cx cos दिया हुआ था और शायद आपसे मार्जिनल कॉस्ट पूछ रहा था। तो मार्जिनल कॉस्ट के लिए आपको कुछ नहीं करना था, जो cos दिया था उसका डेरिवेटिव कर दिया और जहां जहां x है वहां पे x3 वैल्यू यूनिट दे रखी थी तो 3 पुट कर ली, तो आपका आंसर ये आएगा 30.015। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। आपको tan इनवर्स डिफरेंशिएट करना था, इसको डिफरेंशिएशन कराया था विद रिस्पेक्ट टू x के फॉर्म में। तो इसको 1 + cos x का फॉर्मूला लगा दिया है, sin 2x का फॉर्मूला लगा दिया है, ये cot x बन जाएगा, और cot x को आप चेंज कर सकते हो tan के अंदर, तो आपका ये बचेगा, और इसका जब आप डेरिवेटिव करोगे तो आपका फाइनल आंसर आएगा -1/2 क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। तो आपको ए दिया हुआ था, पहले कहा था ए इनवर्स फाइंड करो और फिर आपसे कहा था इसको प्रूव करो, ये वाला वैल्यू प्रूव करनी थी आपको। तो सिंपल क्वेश्चन था, आप ए डिटरमिनेंट ए निकाल लिया, एडजॉइंट निकाल लिया, ए इनवर्स का फॉर्मूला लगा दिया, ए इनवर्स आ गया। उसके बाद जो इक्वेशन थी एलएचएस निकाला तो 2 इनवर्स ए की वैल्यू आ गई, फिर 9i - a इसकी वैल्यू निकाली तो हमने देखा दोनों साइड इक्वल आ गया, यानी कि एलएचएस और आरएचएस इक्वल हो गए। तो ये प्रूव करना था क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने दिया था, ये क्वेश्चन था आपका चैप्टर 2 का और रेंज आपको गिवन था, तो आपको प्रूव करना था ये वाला क्वेश्चन। तो इस वाले क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन 8 में देखिए आपको कुछ नहीं करना था, यहाँ पर सिंपल x की वैल्यू sin थीटा पुट करनी थी, थीटा हो जाएगा sin इनवर्स x। जब आप sin थीटा पुट करोगे तो sin थीटा की वैल्यू आ गई, तो आपका 3 sin इनवर्स x, यही आपको प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन 9 में देखिए आपको ब्लैक और रेड डाई की बात हो रही थी, उनको एक साथ फेंका गया, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वगैरह सब 8 गिवन था। ये क्वेश्चन आपके पास होगा, उसका आंसर कुछ इस प्रकार था, जिसमें हम ए को सम ऑफ द बोर्ड 8 और बी को मान लिया नंबर लेस देन 4, ए निकाल लिया, बी सेट्स निकाल लिया, इनके जो इंटरसेक्शन था वो निकाल लिया, फिर इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी, बी की प्रोबेबिलिटी, और ए कंडीशन बी जब आप निकालोगे तो आपका आंसर आएगा 1/9, ये आपका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन 10 में आपको थीटा आपको पूछ रहा है, एंगल आपको ए वेक्टर बी वेक्टर गिवन है और आपको साइन थीटा की बात कर रहा था। तो क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। आपको ए वेक्टर गिवन था, बी वेक्टर गिवन था, आपने cos थीटा का फॉर्मूला लगाया, cos थीटा की वैल्यू आप निकालोगे तो ये आएगा 5/7। साइन थीटा को चेंज कर लेंगे cos के फॉर्म में, तो आप वैल्यू पुट कर लोगे तो ये आपका फाइनली आंसर आ जाएगा साइन थीटा की 206/7, ये आंसर आना था। क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लेते हैं। आपको पास ये क्वेश्चन में गिवन था, ये डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर 9 का क्वेश्चन था, अर्बिट्री कांस्टेंट वाला। तो y आपको गिवन था, टेकिंग लॉग बोथ साइड, आपने लॉग ले लिया तो ये फॉर्म बनेगा आपका। लॉग लेने के बाद आप इसको एक्सपेंड कर दोगे अलग अलग, तो log y log a और b + x, क्योंकि log e की वैल्यू 1 होती है। उसके बाद आगे बात करते हैं, आपने इसको डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपकी वैल्यू ये आएगी, b की वैल्यू आ गई, फिर हमने दोबारा डिफरेंशिएट करा तो ये वैल्यू आ गई, तो ये हमारा आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो आपका आंसर ये आना चाहिए था।
क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 12 में आपको ये क्वेश्चन गिवन था, इसका इंटीग्रेशन करना था। तो इंटीग्रेशन करने के लिए फॉर्मूला यूज कर लिया, इसका cos 2x का फॉर्मूला यूज कर लिया, इससे कट गया होगा। तो 1/, में cos स्क्वायर को चेंज कर लिया sec स्क्वायर, और sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है tan x प्लस c। तो ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको y की वैल्यू गिवन थी और आपको ये प्रूव करना था, यानी डबल डेरिवेटिव, सिंगल डेरिवेटिव और y की वैल्यू, तीनों की वैल्यू पुट करके सब कुछ सॉल्व करने पे 0 आना चाहिए था। तो y गिवन था, आपने एक बार डिफरेंशिएट करा, फिर आपने डबल डेरिवेटिव किया होगा। डबल डेरिवेटिव निकालने के बाद फर्स्ट और सेकंड जो y की वैल्यू गिवन थी ऊपर, जो क्वेश्चन में y की वैल्यू गिवन थी वो 1 हो गया, जो डिफरेंशिएट करा वो सेकंड हो गया, और जो डबल डेरिवेटिव करा वो आपका थर्ड हो गया। तीनों का इस्तेमाल करके आप इसमें पुट कर लीजिए इक्वेशन में, जो इक्वेशन दिया था, तो सब कुछ कट जाएगा और आपका आंसर आएगा 0। तो ये प्रूफ करना था क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन 14 के अंदर देखिए आपको ऑप्शन भी था, तो आप कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते थे। फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो आपको पर्टिकुलर सोल्यूशन पूछ रहा था, डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन था ये पर्टिकुलर सोल्यूशन आपसे पूछ रहा था। y और x की वैल्यू भी गिवन थी आपको फर्स्ट पार्ट में। तो क्वेश्चन नंबर 14 में अगर जाएं फर्स्ट पार्ट में, तो ये आपके पास क्वेश्चन था, इसमें आपको x और y को सेपरेट करना था, फिर इंटीग्रेटिंग कर देते दोनों साइड। तो इंटीग्रेटिंग करने के बाद जो x और log जो y की वैल्यू सेपरेट हो जाएगी, और एंटी लॉग लोगे आप तो ये वैल्यू बचेगा, फिर x और y की वैल्यू पुट कर लोगे तो आपको c की वैल्यू आएगी -1 फर्स्ट पार्ट में, वो c की वैल्यू आप ऊपर पुट कर लोगे तो लास्ट आंसर आपका ये आना चाहिए था, ये x - 2 = -10y, ये आंसर आना चाहिए था। अच्छा, इसके ऑप्शन में भी एक क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखिए, इसके ऑप्शन में भी दूसरा क्वेश्चन है। वो कह रहा है पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालो, फिर से डिफरेंशियल इक्वेशन ये दिया हुआ था, और ये आपको x और y की वैल्यू भी गिवन थी जो आपको पुट करना है। तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला क्वेश्चन था। तो सबसे पहले इसको कंपेयर कर लिया हमने, p और q हमारा आ गया, फिर हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लिया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला तो हमारा ये आया sec स्क्वायर x, फिर फॉर्मूला में पुट कर लिया, जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला यूज होता है, फॉर्मूला में पुट कर लिया। यहाँ आने के बाद से इंटीग्रेटिंग कर दिया दोनों साइड, बहुत इंटीग्रेटिंग करने के बाद आपके पास ये वैल्यू आएगी। ये वैल्यू आने के बाद उसमें आप x और y की वैल्यू जो क्वेश्चन में गिवन था वो आपने पुट करा होगा, तो पुट करने के बाद c की वैल्यू आएगी -2। अब c की वैल्यू जो -2 है उसे ऊपर इक्वेशन में आप पुट कर दोगे, तो आपका जो फाइनल आंसर बनेगा वो ये बनेगा, y = cos x - 2 cos square x, ये बनेगा 14 के सेकंड पार्ट का आंसर। 15 की बात कर लेते हैं। सिंपल क्वेश्चन था, शॉर्टेज डिस्टेंस पूछ रहा था, 2 r गिवन थे और शॉर्टेज डिस्टेंस पूछ रहा था। तो देखिए शॉर्टेज डिस्टेंस के लिए आपको सिर्फ फॉर्मूला याद होना चाहिए। सिंपल क्वेश्चन था, डायरेक्ट क्वेश्चन था, घुमाया नहीं गया क्वेश्चन को। तो a वेक्टर गिवन है, b वेक्टर गिवन है, b1 b2, पहले a2 - a1 और b1 में क्रॉस निकाल लिया क्योंकि फॉर्मूले में यूज होता है। इनका मैग्नीट्यूड निकाल लिया, तो मैग्नीट्यूड निकालने के बाद आया √5। उसके बाद हमने क्या करा, शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दिया। शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मूला ये होता है, आपको पता होगा, ये हमने पहले निकाल लिया था। अभी हमने क्रॉस भी निकाला, फिर मैग्नीट्यूड भी निकाला, सबकी वैल्यू पुट करी, तो एट द एंड जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 6√5 यूनिट। ये आपका 15 क्वेश्चन का आंसर होगा। 16 की बात कर लेते हैं। तो देखिए 2 नंबर था सिलेक्टेड रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम द फर्स्ट 5 परसेंट x डिनोट द लार्जर ऑफ द 2। ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बुक में ही क्वेश्चन है। लार्जर ऑफ द 2 नंबर आपसे पूछ रहा था, मीन और वेरिएंस आपसे पूछ रहा था। ठीक है, तो फर्स्ट 5 हो गया 1 2 3 4 5। लार्जर ऑफ द 2 पूछ रहा था, 2 3 4 5 ले लोगे आप। 2 ये 2 निकालने की प्रोबेबिलिटी होगी, ये 3 फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी होगी, ये 4 फाइंड करने की, और ये 5 फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी होगी। उसके बाद मीन फाइंड करने के लिए आपको ये टेबल बनाना पड़ेगा, XI निकाल लिया, इसका टोटल कर लिया 4, तो ये जो मीन आ गया वो हमारा 4 आना चाहिए था, मीन आपका 4 आएगा। और वेरिएंस वगैरह निकालने के लिए आपको टेबल बनाना पड़ेगा, इसका टोटल करोगे आप तो ये आएगा, आप बैठेगा आपका 17। वेरिएंस का फॉर्मूला लगा दिया, जो फॉर्मूला होता है, ये 17 आया था, मीन 4 आया था, तो माइनस कर दिया, आपका वेरिएंस आएगा 1, यानी मीन आएगा 4 और वेरिएंस आएगा आपका 1 इस क्वेश्चन के लिए। 17 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो सिंपल प्रूफ दैट वाला क्वेश्चन था, डिटरमिनेंट का आपकी प्रॉपर्टी यूज करनी थी, आपको ये प्रूफ करना था। तो डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी हम यूज कर लेते हैं। हमने क्या करा, 3x 3y और 3z कॉमन ले लिए रिस्पेक्टिवली, R1 R2 R3 में से कॉमन लेने के बाद आपके पास ये सिचुएशन बनेगी। और भी प्रॉपर्टी है, हमने ये प्रॉपर्टी यूज करी है, आप किसी और प्रॉपर्टी से भी कर सकते हो, आंसर आ जाएगा। कि बच्चों ने 2 को 0 बना के एक्सपेंड किया होगा तो भी आंसर आ जाएगा। बाकी हमने ये प्रॉपर्टी यूज करी है कि R1 R2 R3 में से ये तीनों चीज कॉमन निकाले, तो ये सिचुएशन आपके सामने बनेगी। उसके बाद ये वाले तीनों रॉ को प्लस करने के बाद और ये प्रॉपर्टी लगाने के बाद आपका सिचुएशन कुछ इस प्रकार बनेगा। इसके बाद हमने R1 को एक्सपेंड कर दिया, एक्सपेंड करने के बाद जो आंसर आ था वो डायरेक्ट आपके सामने ये आंसर आ गया, तो ये प्रूव हो गया। तो हमने जो प्रॉपर्टी लगा, आप अपनी तरफ से कोई दूसरी प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन गिवन था आपके पास,
फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल की बात हो रही थी, जिसमें आपको एक दिया हुआ था, पॉइंट भी गिवन थे और ऑप्शन में भी था। तो पहले फर्स्ट पार्ट की बात कर लेते हैं इसके। 18 में फर्स्ट पार्ट की अगर आप बात करोगे तो देखिए आपके पास फंक्शन गिवन था, आपने उसका डेरिवेट किया होगा। इंक्रीजिंग के लिए 0 से बड़ा होना चाहिए, तो आपका जो इंटरवल आएगा वो ये आएगा इंक्रीजिंग के लिए, और डिक्रीजिंग के लिए डेरिवेटिव 0 से कम होता है, तो उसके लिए आप इंटरवल आप ये आएगा, तो ये आना चाहिए था आपका डिक्रीजिंग के लिए। ठीक है, इसके सेकंड पार्ट की बात करते हैं। सेकंड पार्ट में देखिए आपका इंटरवल पूछ रहा था आपसे, ये क्वेश्चन गिवन था, स्टिकली इंक्रीजिंग स्टिकली डिक्रीजिंग के लिए इंटरवल पूछ रहा था। तो स्टेप फॉलो कीजिए आप, स्टेप फॉलो करोगे तो ये क्वेश्चन नंबर 16 4x² 16x², ये क्वेश्चन गिवन था x 16x², ये वाला फर्स्ट पार्ट आपका। तो इसके लिए आप पॉइंट आपको गिवन था, आपने वैल्यू निकाली, y की वैल्यू आएगी, y की वैल्यू आ गया आपके सामने, तो पॉइंट आ गया आपका 2 और 3, फिर डिफरेंशिएट कर दिया होगा। डिफरेंशिएट करने के बाद ये टेंजेंट आ जाएगा आपका, टेंजेंट आने के बाद उससे जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला है वो यूज करोगे आप, तो आपका जो लास्ट आंसर आएगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट वो ये आएगा 32x + 27y = 17, ये आंसर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, इसी का जो सेकंड पार्ट था, आपसे स्लोप ऑफ द नॉर्मल हुई है तो -1/m होता है, तो ये आ गया। फिर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला लगाया, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आपका ये आएगा 27x - 32y + 42 = 0। क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर लें तो इसका इंटीग्रेशन करना था, तो साइन को t मान लिया, कॉस t आ जाएगा, कॉस हट जाएगा, फिर आप पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करोगे, दोनों को सेपरेट कर लोगे, तो आपके पास a b c की वैल्यू ये आनी चाहिए। a b c की वैल्यू आने के बाद आप इसे वापस पुट कर दोगे क्वेश्चन में, तो आपका लास्ट आंसर ये आएगा log 1 - t log 1 + t² और log 10 वर्स t + c, ये आपका आंसर आना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर लेते हैं। देखिए सपोज अ गर्ल थ्रो अ डाई की बात कर रहा था, अगर वो इसके बाद 1 और 2 आता है, टॉस अ कॉइन 3 टाइम्स एंड नोट द नंबर ऑफ टेल। अगर उसके पास ये नंबर आते हैं तो वो कॉइन उछालती है और हेड और टेल को ऑब्टेन करती है। अगर एग्जैक्टली 1 टेल आते हैं तो आपसे ये इसकी पूछ रहा था प्रोबेबिलिटी। तो इस क्वेश्चन के लिए देखिए आपने E1 को मान लिया कि 1 और 2, E2 को मान लिया कि 3 4 5 6 आता है, तो E1 की प्रोबेबिलिटी गिवन है, E2 की प्रोबेबिलिटी निकाल ली, A इंटरसेक्शन E1 की प्रोबेबिलिटी निकाल ली, A कंडीशनर E2 की प्रोबेबिलिटी निकाल ली, फिर E2 कंडीशनर A आपसे पूछ रहा था, तो आपने बेस थ्योरम का यूज किया होगा, बेस फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, बेस फॉर्मूला यूज कर लिया, वैल्यू पुट कर ली, और एट द एंड जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 8/11 इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन में बात करते हैं नेक्स्ट 21 के लिए बात कर लेते हैं। आपको ए वेक्टर गिवन था, बी वेक्टर गिवन था, सी वेक्टर गिवन था, डी वेक्टर आपने लेट कर लिया, डी परपेंडिकुलर है बी और सी पर, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 0, तो एक इक्वेशन आपको ऐसे आ जाएगा, एक इक्वेशन आपको ऐसे आ जाएगा। फिर आप दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे मल्टीप्लिकेशन मेथड से, मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करा तो ये हमारे सामने ये सिचुएशन आएगी। उसके बाद हमें गिवन है ए डॉट डी का 21, तो ए डॉट डी कर लिया, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 1/3। अब ये जो वैल्यू आई है उसे आप ऊपर रख सकते हो, एक्स में, वाई में और जेड में, तो आपके पास डी वेक्टर आ जाएगा। जैसा आपके पास लैम्डा की वैल्यू आएगी 1/3, अब ये जो वैल्यू आई उसे एक्स वाई जेड में पुट करोगे आप, एक्स वाई जेड में, और यही एक्स वाई जेड आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका डी वेक्टर ये निकल के आना चाहिए था इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 22 की बात कर लेते हैं। आपको एक ओपन टैंक दिया हुआ था, स्क्वायर बेस था, वर्टिकल साइड थी, इस टाइप का एक क्वेश्चन आया हुआ था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। और इस क्वेश्चन के लिए देखिए डायग्राम इस प्रकार बनेगा, फिर एक्स और ये वाई मान लिया हमने, ठीक है। एक्स लेंथ मान लिया, ब्रेथ और लेंथ और ब्रेथ एक्स मान लिया, और जो वाई है उसकी हाइट मान ली। वॉल्यूम की बात करें तो एक्स लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी x² वाई आपका फंक्शन हो गया, वाई की वैल्यू निकाल ली। फिर के द रेट ऑफ चेंज दिया हुआ आपको, तो कॉस्ट मान ली, एरिया इंटू रेट, एरिया आपने x इंटू एक्स और रेट है 2y एक्स कॉन्स्टेंट वैल्यू। तो ये आपके सामने ये फंक्शन तैयार हो जाएगा, कॉस्ट की फंक्शन तैयार हो गया आपके पास ये वाली। उसके बाद आप इसे डिफरेंशिएट करोगे एक्स रिस्पेक्ट में, तो डिफरेंशिएट करने के बाद ये आ जाएगा। उसके बाद उल्टे में 0 रखोगे, तो 0 रखने के बाद एक्स की वैल्यू आपके सामने ये आनी चाहिए। एक्स की वैल्यू जब आपके पास ये आ जाएगी, उसके बाद आप डबल डेरिवेटिव करोगे, तो डबल डेरिवेटिव करने पे ये आएगा। डबल डेरिवेटिव करने पर एक्स की वैल्यू आपने पुट करी, और एक्स की वैल्यू पुट करने पर आपने देखा कि पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, 0 से बड़ी आ रही है, तो इसका मतलब है लोकल मिनिमा। तो वाई की वैल्यू निकाल लिया आपने, वाई की वैल्यू, एक्स तो आप पहले निकाल चुके हो, उसे फर्स्ट इक्वेशन में रख लो, तो आपकी वाई की वैल्यू आएगी, तो वाई की वैल्यू आपकी आएगी 1/2x, ये आपका प्रूव करना था।
तो y तो ये आएगा, y की वैल्यू 1/2x, यही आपको प्रूव करना था क्वेश्चन में। कोई 23 की बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन दिया था आपको, दो क्वेश्चन में दिया हुआ है। एक तो ये दिया हुआ था dy/dx पूछ रहा था, और x और y पैरामेट्रिक फंक्शन दिया हुआ था, dy/dx थीटा की वैल्यू π/3। ठीक है, अगर आपने फर्स्ट पार्ट किया हो तो आप डिफरेंशिएट करोगे, यहाँ 2 आगे आ जाएगा, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगा दोगे, ये डिफरेंशिएट हो जाएगा आपका। प्रोडक्ट रूल लगाने के बाद, डिफरेंशिएट होने के बाद आपके सामने ये सिचुएशन आएगी लास्ट में, और एट द एंड जब आप dy/dx निकालोगे तो ये आना चाहिए y - x³ - x y² अपॉन में 4x² y प्लस y³ - x। ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर था। सेकंड पार्ट में आप x का डेरिवेटिव करोगे थीटा के रिस्पेक्ट में, तो ये आएगा। फिर y का डेरिवेटिव करोगे थीटा के रिस्पेक्ट में, तो ये आ गया। dy/dx की फॉर्मूला लगा दिया, dy/d थीटा और d थीटा × dx, तो ये आपके सामने सब कुछ होगा cot थीटा आ गया, क्योंकि आपको थीटा की वैल्यू गिवन थी π/3, तो थीटा की वैल्यू π/3 पुट करोगे तो आंसर आएगा आपका 1/√3। ये आंसर आना चाहिए था सेकंड पार्ट का, अगर आपने सेकंड पार्ट अटेंड किया हो तो। 24 ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन था, ये आपके सामने क्वेश्चन आया था ये वाला इंटीग्रेशन का। इसमें भी ऑप्शन थे, तो देखिए 24 का फर्स्ट पार्ट की बात कर लेते हैं। इसको जो साइन और कॉस है उसको टी लेट कर लिया, डिफरेंशिएट कर दिया हमने, स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर करने के बाद फॉर्मूला लगा दिया, तोड़ दिया इसको, और sin 2x की वैल्यू आ गई, x और y की वैल्यू गिवन थी, तो लिमिट चेंज करने में आसानी हो गई। ये सिचुएशन आ गई, इसको हमने परफेक्ट स्क्वायर में बना दिया, परफेक्ट स्क्वायर में चेंज कर दिया। परफेक्ट स्क्वायर में a² - x² का जो फॉर्मूला होता है वो पुट कर दिया, और फिर लिमिट पुट कर दी 0 और -1। तो एट द एंड जो आपका आंसर आएगा सब कुछ करने के बाद वो ये आएगा 1/15 log 2। ये आंसर आना चाहिए अगर आप इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कर रहे थे तो। ठीक है, 25 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एक फैक्ट्री मैन्युफैक्चर करता है, एलपीबी की प्रॉब्लम थी, इस टाइप का क्वेश्चन था, ए और बी। ठीक है, एलपीबी की प्रॉब्लम थी, सिंपल क्वेश्चन था इसमें, तो इसमें कुछ नहीं करना था आपको। सिंपल सा आप जो x यूनिट था शो स्क्रू ए, y को मान लिया आपने स्क्रू बी, ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन गया मैक्सिमम प्रॉफिट, तो ये आपका z आ गया, सब्जेक्ट टू कांस्टेंट। ये तीन इक्वेशन बनेंगे, 4x + 6y, ये वाला 6x + 3y 240, और ये इक्वेशन बनेंगे। इसको आप चेंज करोगे, फिर आप इसको जब पीछे ग्राफ बना रखा है मैंने, ये वाला इस टाइप का ग्राफ बनेगा आपका, अब इसके बारे में बात करेंगे। तो आप मैं अभी आपको दिखा दूं, जब आप पूरा सॉल्व करोगे तो आपका 41 आना चाहिए था, मैक्सिमाइज 41 आता, वो आता 30 और 20 पे। और उसका जो ग्राफ बनता है वो किस इस प्रकार से बनता है, वो ग्राफ इस प्रकार से बनता है। स्केल मान लिया हमने 1 सेंटीमीटर 10 यूनिट, आपका ग्राफ कुछ इस प्रकार बनता, और इस पे मैक्सिमम आर था। ठीक है, इस बार एलपीबी के प्रॉब्लम के लिए। 26 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 26 क्वेश्चन आप देखिए ध्यान से, आपके सामने क्वेश्चन था, ये आपको गिवन था, है ना, फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है ये। d/4 इक्विवेलेंस रिलेशन, यानी 3 केसेस आपको प्रूव करने पड़ेंगे, तो वही 3 केस प्रूव करने की कोशिश की गई है। पहले रिफ्लेक्सिव ए और ए, जो 0 आएगा तो d/4 होगा। सिमेट्रिक में a - b d/4 है तो b - a b d/4 होगा, यानी कि वो सिमेट्रिक भी है। तीसरा केस भी प्रूव करना पड़ेगा, ट्रांजिटिव, a - b 4 से डिविजल है, b - c भी 4 से डिविजल होगा, तो a - c भी 4 से डिविजल होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन प्रूव करने थे, ये ट्रांजिटिव भी था, और तीनों है केस, तो इसे इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं, जो प्रूव करने वाला क्वेश्चन था। उसके बाद क्वेश्चन में एक चीज और क्वेश्चन में गिवन था कि फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू 1, आल्सो राइट द इक्विवेलेंस क्लास 2। ये भी ऐड था क्वेश्चन में, ये भी पार्ट थे एक एक नंबर के लिए। तो एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 आर, 1 से रिलेटेड कौन कौन है, 1 5 9, क्योंकि इनके डिफरेंस देखिए 4 के डिविजल होगा, इसलिए इससे रिलेटेड था। और इक्विवेलेंस क्लास पूछ रहा है 2 का, तो हमने x मान लिया, 2 और x बिलोंग करता है r से, 2 - x डिवाइडेड बाय 4, तो x की वैल्यू जो होगी वो होगी 2 4 0। तो 2 का जो इक्विवेलेंस क्लास होगा वो ये लिखना था आपको, 2 6 और 10, ये आपको लिखना था इक्विवेलेंस क्लास 2 के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। तो एरिया बाउंडेड का क्वेश्चन था, इसमें ये लाइन गिवन था, ये सर्कल गिवन था। तो लाइन आपको गिवन था, सर्कल गिवन था, दोनों का आपने सॉल्व किया होगा, तो x की वैल्यू ये आई होगी। ये आपका कुछ डायग्राम इस प्रकार बनेगा, 2 पार्ट बनेंगे इसके, यहाँ से यहाँ तक का एरिया, फिर यहाँ से यहाँ तक का एरिया, यहाँ से यहाँ तक का एरिया लाइन का है, और यहाँ से यहाँ तक का एरिया सर्कल का है। तो वही हमने x और y की वैल्यू निकाल ली, तो ये आई होगा। उसके बाद इंटीग्रेशन का यूज कर लिया हमने, 2 पार्ट में मैंने कहा था ना, पहला पार्ट लाइन के लिए, दूसरा पार्ट सर्कल के लिए। ये आपने वैल्यू पुट किया होगा, लास्ट में आपका जो आंसर आया होगा वो सॉल्व करने के बाद आया होगा 4 पाई यूनिट स्क्वायर। एरिया बाउंडेड का ये आंसर आना चाहिए था। उसके बाद 28 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो सिंपल क्वेश्चन था, आपको मैट्रिक्स क्वेश्चन दिया हुआ था,
यहाँ देख लेते हैं। ए गिवन था, आपको पहले ए इनवर्स फाइंड करना था और इसका इस्तेमाल करके एक्स वाई जेड की वैल्यू भी फाइंड करनी थी। तो ए गिवन था तो डिटरमिनेंट फाइंड कर लिया, क्योंकि ए इनवर्स के लिए पहले डिटरमिनेंट चाहिए, तो हमने पहले डिटरमिनेंट फाइंड कर लिया ए का। उसके बाद उनके कोफैक्टर वगैरह, एडजॉइंट वगैरह, ए इनवर्स का फॉर्मूला लगा दिया, तो ये हमारे सामने ए इनवर्स आ गया। अब इसका इस्तेमाल करना था सॉल्व करने के लिए, तो हमने फॉर्मूला लगा दिया, ए इनवर्स को एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया इक्वल टू बी ए एक्स, इसका इस्तेमाल कर दिया। एक्स का फॉर्मूला होता है ए इनवर्स बी, तो इसका इस्तेमाल करा हमने एक्स वाई जेड फाइंड करने के लिए। तो जब आप दोनों साइड मल्टीप्लाई करोगे एक्स निकालने के लिए, तो ये सिचुएशन आएगी। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू आपने निकाला तो 1 2 3। तो इस वाले क्वेश्चन के लिए जो आंसर आना था वो आना था 1 2 और 3, ये आंसर आना था इस वाले क्वेश्चन के लिए। लास्ट क्वेश्चन आपका 29, इसमें आपको क्वेश्चन में फाइंड द डिस्टेंस पूछ रहा था। एक पॉइंट गिवन था और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दो, एक लाइन का और एक प्लेन का। एक लाइन गिवन था, एक प्लेन गिवन था और एक पॉइंट का डिस्टेंस उससे पूछ रहा था। इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से इसका डिफरेंस पूछ रहा था आपसे, डिस्टेंस कितना है। तो ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन कार्टेशियन फॉर्म में लिख लिया, लैम्डा मान लिया इसको, एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड कर ली लैम्डा के फॉर्म में। इक्वेशन ऑफ द प्लेन आपको गिवन था। अब इन एक्स वाई जेड की वैल्यू जो ये आपने फाइंड करा वो इसमें पुट करना था। तो आपके सब कुछ सॉल्व करने के बाद लैम्डा की वैल्यू 0 आनी थी। लैम्डा की वैल्यू 0 आने के बाद आपको इंटरसेक्शन फाइंड करना था इस पॉइंट से 2 -1 और 2 से। तो आपने डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दिया, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इन दोनों का डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए। x2 - y का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, z2 - z1 का होल स्क्वायर। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर जो आना था वो 13 यूनिट आना था। ठीक है, तो मैंने आपको जल्दी जितना जल्दी हो सकता है मुझसे कि पूरा सोल्यूशन था इसका, तो आप वीडियो पॉज करके आराम से देख भी सकते हैं। तो ये पूरा आंसर था आज के पेपर का। थैंक यू।